नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे की खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पोस्टर में किरण बेदी का फोटो लगाने पर आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग का नोटिस। दिल्ली चुनाव में आज सोनिया गांधी की पहली रैली, प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल की भी चुनावी सभाएं। गुजरात में स्वाइन फ्लू ने ली 6 लोगों की जान। गुजरात में अब तक 37 और तेलंगाना में 27 की मौत। इस साल देश भर में 100 से ज्यादा लोगों की मौत स्वाइन फ्लू से। सुषमा स्वराज पहुंची चीन के विदेश मंत्री वांग ही से मुलाकात आज। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात। इस्लामिक स्टेट ने की दूसरे जापानी बंधक केंजी गोतो की हत्या। जापान की चेतावनी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया भर ने की घटना की निंदा। और सेरेना विलियम्स ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। एंडी मरे और जोकोविच के बीच आज खिताबी मुकाबला। मिक्स्ड डबल्स के फाइनल में उतरेगी पेस हिंगिस की जोड़ी। और शुरुआत करते हैं दिल्ली चुनाव से। तो चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को किरण बेदी की तस्वीर वाले पोस्टर मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने पहली नजर में इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए इस बारे में सोमवार शाम 6 बजे तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर में किरण बेदी की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अवसरवादी बताया था, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आयोग से आम आदमी पार्टी की शिकायत की थी। इतना ही नहीं, बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने इस मामले में कानूनी नोटिस भी भेजा था केजरीवाल को। इस बीच चुनाव आयोग के मुताबिक शनिवार तक सार्वजनिक संपत्ति से 1,500 से ज्यादा होर्डिंग्स हटाए गए हैं और इस बारे में 138 एफआईआर दर्ज भी की गई है। इधर कांग्रेस ने भी शनिवार चुनाव आयोग में बीजेपी के खिलाफ शिकायत कराई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, इसलिए विज्ञापनों में किए जा रहे वादे आचार संहिता के खिलाफ हैं। अपनी शिकायत में कांग्रेस ने दावा किया है कि आचार संहिता में विजन डॉक्यूमेंट जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव की हम लगातार बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने ईवीएम मशीन पर भी सवाल अब खड़े कर दिए हैं। पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर ईवीएम में गड़बड़ी पर अपनी चिंता जताई है। उधर बीजेपी नेताओं ने भी किरण बेदी पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत की है। दिल्ली चुनाव में हर रोज कोई न कोई नया मुद्दा सामने आ रहा है। ताजा मामला ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी को लेकर खड़ा किया गया है। ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि ऐसी शिकायतें सामने आई हैं जिसमें ईवीएम का बटन दबाने पर वोट किसी दूसरे दल को पड़ जाता है। जनता के बीच में वोटिंग मशीनों को लेके एक बहुत बड़ी शंका है। कई बार मशीनों में ऐसे होता है, बटन कोई भी दबाओ, बत्ती जो जलती है वो किसी एक पार्टी की जलती है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास के बयान को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। कुमार विश्वास ने शुक्रवार को चुनावी रैली में किरण बेदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। और आपके लिए कानून का कोई मतलब नहीं है, आप जो मर्जी चाहेंगे यूज करेंगे। आप इस तरह की धमकियां देंगे कि हम कोर्ट में चले जाएंगे, तो इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि किस प्रकार की कार्रवाई उनको करनी है। बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने कुमार विश्वास के खिलाफ पुलिस में आपराधिक मामला भी दर्ज कराया है। उधर कुमार विश्वास ने अश्लील टिप्पणी की बात से इनकार किया है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के अंतिम दौर में रविवार का दिन रैलियों के नाम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम दिग्गजों की आज रैलियां होने जा रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी रण में चुनाव प्रचार चरम पर है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्वारका में रैली होगी, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज बदरपुर में एक रैली को संबोधित करेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी समर में ये उनकी पहली रैली होगी। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की जनसभाएं भी होंगी। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह
उमा भारती, नवजोत सिंह सिद्धू समेत तमाम नेताओं ने जनसभाएं की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को एक संवेदी मसला बताया, तो एक जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पार से हो रहे सीजफायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। उधर कांग्रेस के प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय माकन ने एक रोड शो किया, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम आला नेताओं ने जनसभाओं को संबोधित किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल में विकास होने का दावा किया। लोग इस बात को समझ चुके हैं कि दिल्ली का विकास अगर किसी ने कराया है या कोई करा सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही करा सकती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी शनिवार को जमकर प्रचार किया। इस हफ्ते सभी पार्टियों के आला नेता और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में उतरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में प्रधानमंत्री के चुनावी वादों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने झूठा करार दिया है। इससे पहले शनिवार को नरेंद्र मोदी ने एक रैली में आम आदमी पार्टी पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली की जनता इस बार पुरानी गलती नहीं दोहराएगी। शनिवार को पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना उस पर जमकर निशाना साधा। एकाध बार झूठ चल जाता है, एकाध बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कुछ पाना सरल हो जाता है, लेकिन बार बार लोगों की आंख में धूल झोंक करके कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। उधर प्रधानमंत्री की रैली पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। दोनों पार्टियों ने उनके दावों और चुनावी वादों पर सवालिया निशान लगाए। हम उन्हें याद दिलाना चाहेंगे कि अच्छे दिन अच्छी बातों से नहीं, अच्छे कामों से आएंगे। बीजेपी वालों के पास कोई एजेंडा नहीं है और इस बार तो वो मैनिफेस्टो भी नहीं लेके आ रहे, बिकॉज एजेंडा ही नहीं है कुछ, उनको पता ही नहीं है करना क्या है दिल्ली का। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से विकास के नाम पर वोट मांगे और प्रधानमंत्री जनधन जैसी योजनाओं को उपलब्धियों के तौर पर गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की सफल भारत यात्रा का भी जिक्र किया। गौरतलब है, इससे पहले विपक्षी दलों ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की इस यात्रा को दिल्ली चुनावों से जोड़ बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए थे। कैमरा पर्सन डी के पांडे और अपने सहयोगी प्रणव गोस्वामी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और आम आदमी पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे, मुफ्त पानी और आधे दाम पर बिजली के साथ जन लोकपाल पास कराने जैसे 70 वादे किए हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र को काल्पनिक करार दिया है। दिल्ली के लिए चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के सभी नेता आत्मविश्वास से भरे नजर आए। इस मौके पर उन्होंने एक के बाद एक 70 घोषणाओं की झड़ी लगा दी, जिनमें जन लोकपाल बिल लाने का वादा, 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी, 400 यूनिट तक आधे दामों पर बिजली, 24 घंटे हर इलाके में बिजली, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा, 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए बैंक लोन, गाँवों में 20 नए कॉलेज, पूरी दिल्ली में मुफ्त वाईफाई, महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला सुरक्षा के लिए 15 लाख सीसीटीवी कैमरे, बुजुर्गों के मुफ्त इलाज और यमुना को साफ करने जैसे वादे किए गए हैं। पार्टी ने रिटेल में एफडीआई को इजाजत न देने का रुख भी कायम रखा है। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली वालों की सरकार, दिल्ली के लोग 15 फरवरी को शपथ ग्रहण कर लेंगे, दिल्ली के लोगों की सरकार बन जाएगी। उसके बाद क्या क्या करना है, ये सब करना है। आपके घोषणा पत्र में लुभाने के वादे तो हैं, लेकिन जो रियायत है वो 400 यूनिट बिजली और 20,000 लीटर पानी तक सीमित है। और अगर कोई इस तय सीमा से ज्यादा बिजली पानी खर्च करता है तो उसे हर यूनिट और हर लीटर पानी की पूरी कीमत चुकानी होगी। अभी तात्कालिक प्रभाव से हम 400 यूनिट तक जो लोग बिजली जिनकी खपत होती है घरेलू में, उनको हम सब्सिडी दे करके उनके बिजली के दाम आधे करेंगे। 20,000 लीटर पानी का प्रावधान है कि अगर महीने में जिनका 20,000 लीटर का खपत है उनको पानी हम फ्री करेंगे, उसके ऊपर जो है उसका चार्ज लगेगा। केजरीवाल ने किरण बेदी पर राजधानी की समस्याओं से नावाकिफ रहने का भी आरोप लगाया। उधर बीजेपी ने घोषणा पत्र को कोरा वादा बताया है, तो कांग्रेस ने पूछा है कि इतने वादे पूरे करने के लिए संसाधन कहां से आएंगे। आम आदमी पार्टी का जो मोटो है
केवल वादे करना और उसको जमीन पर ना उतारना। 2013 में भी इनके पास एक मैनिफेस्टो था, आपने उसमें से कुछ भी वादे जमीन पे आते हुए देखा था क्या? वेरी सॉरी, मेरे को नहीं लगता कि मैं उनका मैनिफेस्टो पढ़ूंगी भी, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो का ये हाल है कि दिल्ली को बिल्कुल बेहाल कर दिया। तो आम आदमी पार्टी ने 2013 में जारी घोषणा पत्र में भी जन लोकपाल बिल, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा और बिजली पानी के मुद्दे को शामिल किया था। लेकिन पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी करते हुए भी ये नहीं बताया कि वो बहुमत की हालत में भी गृह मंत्रालय की इजाजत के बगैर जन लोकपाल कैसे लेकर आएगी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार तिब्बती शरणार्थी भी वोट कर सकेंगे। हालांकि ये सुविधा उन्हीं को मिलेगी जिनका जन्म 1950 के बाद भारत में हुआ है। चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को ऐसे मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग के तिब्बती शरणार्थियों के वोट के अधिकार के फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। तिब्बती शरणार्थियों का कहना है कि ये उनके लिए राहत भरी खबर है। हमको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि हम रिपोसी नहीं है, हम भी वोट दे सकते हैं, हम भी अपना सरकार बना सकते हैं। वहीं इस अधिकार ने एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ तिब्बती शरणार्थियों का मानना है कि इससे तिब्बत की आज़ादी की मांग को धक्का लग सकता है। We want a free Tibet. We want the citizen and the government of India to help us, and we want to vote in Tibet, and we want to get back to our country. 1950 से 1987 के बीच जन्मे तिब्बती शरणार्थियों के बच्चे इस बार दिल्ली विधानसभा में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव आयोग का ये फैसला अगस्त 2013 के कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें तिब्बती शरणार्थियों को वोट देने की बात कही गई थी। भारत में 1 लाख से ज्यादा तिब्बती रेफ्यूजी रहते हैं और दिल्ली में ये चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले इलाके मजनू के टीले में रहते हैं। हालांकि दिल्ली में कितने तिब्बती रेफ्यूजी हैं, इसकी कोई औपचारिक संख्या उपलब्ध नहीं है। कैमरामैन अश्विनी के साथ दिल्ली से कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विधानमंडलों की कार्यवाही में बढ़ते अवरोधों को रोकने के लिए विधायिकाओं को तकनीक से लैस होने की बात कही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। ये बात उन्होंने लखनऊ में हो रहे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार होने का विकास पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। देश भर से आए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसदीय गरिमा पर खास चर्चा हुई। इसके अलावा पेपरलेस पार्लियामेंट और विकास में विधायिकाओं की भूमिका पर भी बात हुई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सांसदों और विधायकों को युवाओं के लिए नजीर बनने की सलाह दी। साथ ही कार्यवाही में अवरोधों पर भी चिंता जाहिर की। स्पीकर विधानसभा का, स्पीकर लोकसभा के, राज्यसभा के, विधान परिषद के, ये मिलकर के भी ये सोच सकते हैं कि सरकारें अलग हो सकती है, मगर मेरा इतना विश्वास है कि पार्टी अलग हो मगर कोई भी पार्टी विकास के खिलाफ तो नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि 1887 में गठित उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने समय समय पर तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण कानून पारित किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय बाद लखनऊ में हो रहे सम्मेलन से संसदीय परंपराओं के बारे में सीखने का मौका भी मिलेगा। लोकसभा सदस्य के रूप में और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता सदन की भूमिका निर्वहन करते हुए मेरा अनुभव रहा है कि पीठासीन अधिकारी के धैर्य और त्याग के बिना सदन संचालन काफी मुश्किल हो जाता है। सम्मेलन में लोकसभा के महासचिव अनूप मिश्रा और राज्यसभा के महासचिव शमशेर के शरीफ भी मौजूद थे। सम्मेलन का समापन रविवार को होगा। भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में वैसे तो कई सवाल उठे, लेकिन फोकस रहा पेपरलेस पार्लियामेंट और विधानसभाओं की विकास में भूमिका। कल भी सम्मेलन जारी रहेगा और इसके बाद फैसला होगा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम सहमत बनी। कैमरामैन नीलेश के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, लखनऊ। स्वाइन फ्लू बीमारी से मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। शनिवार को गुजरात में 6 और लोगों की स्वाइन फ्लू के चलते मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 37 हो गई है गुजरात में। वहीं 550 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं तेलंगाना में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 27 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की कोशिशों के बावजूद बीमारी से कई लोगों की मौत हो गई है। इस साल ये तादाद 100 से ज्यादा है।
शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले शनिवार को कोलकाता में जांच एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। 7 घंटे लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी जैसे आरोप लगाए गए हैं। उनसे इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय भी पूछताछ कर चुका था। शुक्रवार को टीएमसी सांसद और पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय से भी इस मामले में पूछताछ हुई थी। शारदा चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा और राज्यसभा सांसद सृंजॉय बोस की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तुर्की ने शनिवार को 9 भारतीयों को तुर्की और सीरिया की सीमा से हिरासत में लेकर वापस भारत भेज दिया है। ये लोग सीमा पार कर सीरिया जाने की कोशिश कर रहे थे। बेंगलुरु पुलिस अब तक इन लोगों के आतंकी संगठन आईएस से संबंध होने की जांच कर रही है। ये लोग टूरिस्ट वीजा पर इस्तांबुल पहुंचे थे। वहीं आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने जा रही लड़की तुर्की से हैदराबाद लौट आई है। वो पिछले 10 साल से कतर में रहती थी। अपने अपार्टमेंट में रहने वाली एक अन्य महिला के प्रभाव में आकर आईएस में शामिल होने ये लड़की जा रही थी। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक वो कतर से तुर्की पहुंच गई थी, लेकिन हालत देखकर अपना इरादा उसने बदल लिया और अपने परिवार के पास वो भारत लौट आई। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आवाज में रूहानियत, खुशमिजाज शख्सियत, हमको नशा है भारत का होने का ही। कबीराना अंदाज, संघर्ष की एक लंबी दास्तान। मैं चातक की तरह जीता हूँ। मैंने भूख को हराया है कितनी बार। अल्लाह के बंदे। मिलिए शख्सियत में मशहूर और मारूफ कलाकार कैलाश खेरसी, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। तकरीबन 1 साल में दूसरी बार होने जा रहे दिल्ली चुनाव में पूरे देश की निगाहें हैं। इतना सघन राजनीतिक सक्रियता का दौर देश के किसी हिस्से में नहीं था। इस चुनाव में एक तो सबसे बड़ी कठिनाई ये हुई कि ये पर्सनालिटी की लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने शुरू कर दी और मुद्दे जो है साइड हो गए। आपके पास जितना भी मुद्दे हैं, जब तक आओ मुद्दे को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चेहरा नहीं होगा, आपके लिए वो लड़ाई मुश्किल हो जाता है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 4 दिन की चीन यात्रा पर बीजिंग पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगी। इस दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उनका चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी साल होने वाली चीन यात्रा को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच वार्ता होगी। सुषमा स्वराज ने भारत चीन मीडिया फोरम को भी संबोधित किया। उन्होंने भारत चीन साझेदारी बढ़ाने को 6 अहम बिंदुओं का जिक्र किया। इसमें व्यापार, आपसी सहयोग, रणनीतिक भागीदारी को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा विदेश मंत्री रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगी। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि उनका देश भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। बांग्लादेश में आज से विपक्षी पार्टी बीएनपी ने 72 घंटे की देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। इस बीच सरकार ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी की नेता खालिदा जिया के आवास और पार्टी कार्यालय में बिजली की आपूर्ति रोक दी है। बीएनपी ने कहा है कि सरकार हड़ताल वापस लेने के लिए पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है। गौरतलब है कि खालिदा जिया ने 72 घंटे की हड़ताल ऐसे वक्त में बुलाई है जब 15 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षाओं में बैठेंगे। इस बीच स्कूली छात्रों के अभिभावकों ने खालिदा जिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया।
और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक फैक्ट्री में आग लगने से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। घायलों को ढाका के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लोगों के मुताबिक इमारत में आग एक कार में आग लगने की वजह से हुई, जिससे गैस के सिलेंडरों में विस्फोट हो गया। अग्निशमन दस्ते को आग पर काबू करने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। आतंकी संगठन आईएस ने जापान के पत्रकार केंजी गोतो की हत्या का वीडियो फुटेज जारी किया है। जापान ने आईएस की इस करतूत की निंदा की है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियो जारी होने के बाद आईएस के कब्जे में जो ऑलरेडी हैं जॉर्डन के पायलट, उनको लेकर अब चिंताएं बढ़ गई हैं। दुनिया के दूसरे देशों ने भी इस घटना की निंदा की है। शनिवार को आईएस ने जापान के पत्रकार केंजी गीतो की हत्या का वीडियो फुटेज जारी किया है। जापान सरकार के नाम संदेश नाम से जारी वीडियो में एक नकाबपोश आईएस आतंकी को केंजी की हत्या करते दिखाया गया है। जापान ने आतंकवादियों के गोतो की हत्या करने की निंदा की है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और आतंकियों को नहीं बख्शने की चेतावनी दी है। केंजी की हत्या के बाद आईएस द्वारा बंधक बनाए गए जॉर्डन के पायलट जावदात अल कसाइब को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पायलट के पिता बेटे की कोई खबर नहीं मिलने पर चिंतित हैं। कसाइब की रिहाई को लेकर जॉर्डन में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे हैं। केंजी की हत्या से पहले भी आईएस ने एक जापानी नागरिक, अमेरिका के 2 पत्रकारों जेम्स फॉली, स्टीवन सोटलोव समेत ब्रिटेन के एक नागरिक डेविड हिंस की हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एथेंस में हजारों लोगों ने फांसीवाद के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। पुलिस ने गोल्डन डॉन पार्टी के विरोध में निकाली गई हजारों लोगों की रैली को अहिंसात्मक तरीके से रोकने की कोशिश की। ऐसा पहली बार हुआ है जब पुलिस ने रैली को तितर-बितर करने के लिए कड़ा रुख नहीं अपनाया। एथेंस की सड़कों पर फांसीवाद का विरोध कर रहे इन लोगों के मुताबिक पुलिस का ऐसा रवैया पहली बार देख रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस रैली को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और हिंसा का सहारा लेती थी। अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने रूस की मारिया शारापोवा को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सेरेन ने शारापोवा को 6-3, 7-6 से शिकस्त दी। मैच का पहला सेट सेरेना के लिए बेहद आसान रहा, लेकिन दूसरे सेट में शारापोवा ने उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिर में जीत सेरेना की ही सेहरे बंधी। सेरेना और शारापोवा दोनों ने अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ ही सेरेना ने कुल 19 ग्रैंड स्लैम हासिल कर लिए हैं। वहीं आज एंडी मरे और जोकोविच के बीच में खिताबी मुकाबला है पुरुष सिंगल्स के बीच में। और अगर मिक्स डबल्स की बात करें तो भारतीय चुनौती भी यहां बरकरार है। लिएंडर पेस और हिंगिस की जोड़ी मिक्स डबल्स के फाइनल में आज कोर्ट में उतरेंगे। और अब याद करते हैं, आइए, गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता ए.के. हंगल साहब को। पिताजी, इंतकाम लेने वाला किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा नहीं होता, वो सिर्फ इंतकाम लेने वाला होता है। बदमाश, मुझे पहले ही मालूम था तू यहाँ बच्चों को खराब करने आया। कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद एक भी शिकायत मिली तो स्कूल से निकाल दूंगा। मानी चाहिए तुम्हें ठकराल। कानून की तलवार से कानून का ही खून किया तुमने, एक के घर को बर्बाद कर दिया तुमने। बताओ कहाँ जाएंगे ये बच्चे? बहुत माफी चाहता हूँ आपसे, मेरी बीवी अनपढ़ औरत है, पता नहीं क्या क्या कहेगी, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। आपने जो किया ठीक किया। भाई चोरी तो हर हाल में चोरी है, चाहे पैसे की हो चाहे 1 लाख की। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर।
पोस्टर में किरण बेदी का फोटो लगाने पर आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग का नोटिस। दिल्ली चुनाव में आज सोनिया गांधी की पहली रैली, प्रधानमंत्री मोदी और केजरीवाल की भी चुनावी सभाएं। गुजरात में स्वाइन फ्लू ने ली 6 लोगों की जान। गुजरात में अब तक 37 और तेलंगाना में 27 लोगों की मौत। इस साल देश भर में N1H1 वायरस से 100 से ज्यादा लोगों की मौत। सुषमा स्वराज पहुंची चीन। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात आज। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात। इस्लामिक स्टेट ने की दूसरे जापानी बंधक केंजी गोतो की हत्या। जापान की चेतावनी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। दुनिया भर ने की घटना की निंदा। और सेरेना विलियम्स ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। एंडी मरे और जोकोविच के बीच आज खिताबी मुकाबला। मिक्स डबल्स के फाइनल में उतरेगी पेस हिंगिस की जोड़ी।